ओके, सो लास्ट लेक्चर में तुमने देख लिया वो वीडियो लास्ट लेक्चर? हाँ। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स। ओके, सो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स में हमने डिस्कस किया कि इन कोवैलेंट बॉन्ड्स, ओके, देयर इज समव्हाट आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। ओके, सो जो भी कोवैलेंट बॉन्ड है हमारे, जैसे कि जो भी हमने देखे, जैसे कि मीथेन है, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2O है, सब में हमने क्या बोला था, कोवैलेंट बॉन्डिंग है, अमोनिया एंड ऑल। सो उसमें समव्हाट थोड़ा पार्शियल positive charge as well as partial negative charge also will be there, and because of that they are somewhat ionic characteristics, they have somewhat ionic characteristics also that we have seen in polarity of bonds. Now at the end of that theory, again one scientist, Fazan, okay, he introduced again a new concept. What concept? रिवर्सल ऑफ से पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। उन्होंने बोला कि जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड है वहां पर तुम्हारा क्या है, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैसे ही जहां पर आयनिक बॉन्ड है वहां पर समवॉट, नहीं पूरा नहीं, समवॉट कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बॉन्ड भी होगा, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी जहां पर आयनिक बॉन्ड है वहां पर, ये उन्होंने बताया। ओके, जैसे कि हम बात करें से लिथियम से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना की रब से फरियाद, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। सो यहाँ पर जो भी हमारा एटॉम है उसका एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आइसक्रीम कौन खा रहा है, जमीन खा रही है। ओके, सो उसका एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। वैसे ही जो दूसरा है हमारा से बेटो मांगे कार, स्कूटर, बाप, राशि, सो यहाँ पर भी क्या होगा, ये थोड़ा लाइक दिस, एटॉमिक साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होगी। अगर ये थे हमारे अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्धन मेटल्स, अगर वहां पे बात करें जो है नॉन मेटल्स, ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स की बात करें जिसका नाम है से कैल्कोजेंस, चाल्कोजेंस और से हेलोजन। ओके, तो वहां पर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर भी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। So it's like this. ओके, ऐसे एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी। अब उन्होंने क्या बोला फजान ने कि जो ये लोग हैं लिथियम, पहले ग्रुप 1 की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना की रब से फरियाद, पूरे के पूरे। अब उनमें भी सारे के सारे +1 है। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे देने की, इसकी भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे देने की, सबकी एक इलेक्ट्रॉन देने की कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? इसीलिए तो +1 थे वो, याद आया ना, और इसीलिए 1 ग्रुप में है, क्योंकि लास्ट में क्या था 1 और वो छोड़ दिया, दैट मीन्स वो क्या हो गए, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। डन। सो सभी +1 थे। अब ये सब +1 में भी सपोज समझो कि इसको किसी को अट्रैक्ट करना है, मतलब आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो अट्रैक्शन से ही बनेगा। ओके, सो एक पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक नेगेटिवली चार्ज होगा और फिर अट्रैक्शन होगा, एंड दैट अट्रैक्शन बॉन्ड इज द आयोनिक बॉन्ड। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। सपोज क्लोरीन ले लो तो मेरे पास है LiCl, NaCl, KCl, ये सब फिर वो होते जाएंगे, रेडियो एक्टिव होते जाएंगे, तो हम सपोज K तक लेते हैं। ओके, सो LiCl है, NaCl है और KCl है, तो उसमें से भी कौन क्लोरीन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा,
कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा? एनी आइडिया? के Li, Na या K? के K तो क्यों, और Li तो क्यों? सपोज Li और K ही की बात कर रहे हैं, चलो हम बात कर रहे हैं Li की, लिथियम की और पोटेशियम की। तो क्लोरीन ही लेना है, इसको भी क्लोरीन लेना है और इसको भी क्लोरीन ही लेना है। कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा एंड व्हाई? के में वो दो चीज है, तो अपना क्या था वो शील्डिंग इफेक्ट भी के में ज्यादा हो गई ना। शील्डिंग इफेक्ट होगी, तो शील्डिंग इफेक्ट हम कब कंसीडर करेंगे? जब उसको अट्रैक्ट करना हो पॉजिटिव आयन। क्यों? मतलब पॉजिटिव, करना है। हाँ मतलब जैसे कि ये इसको तो लूज करना है, ओके, तो इसको लूज करना है तो कौन इजीली लूज करेगा? उसमें तुम बोल सकते हो कि शील्डिंग इफेक्ट आएगी। सो कंपेयर टू Li, जो K है वो उसका साइज भी बड़ा है, ओके, और बीच में शील्डिंग इफेक्ट भी आएगी, दैट्स वाई। बट यहां पर एक्चुअली शील्डिंग इफेक्ट आएगी, शील्डिंग इफेक्ट तो आएगी, दैट इज द करेक्ट रीजन। एनी अदर रीजन? उसका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, यस, वो भी है कि एटॉमिक साइज इसका छोटा है, इसका बड़ा है, तो कौन इजीली लूज कर देगा? के, यस। सो जब हम वो पढ़ते थे, ओके, कब पढ़ते थे? मतलब कैसे एंथैल्पी की बात करते थे हम, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो उस कंसिडरेशन में से ही तुम बोल रहे हो, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ही हमने बात की थी किसकी? से शील्डिंग इफेक्ट की और से साइज की, एटॉमिक साइज की, कि जितना साइज छोटा है उतना इलेक्ट्रॉन को लूज करना थोड़ा मुश्किल है, और जितना साइज बड़ा है उतना इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है। और यहां पर उससे उल्टा, जितना साइज छोटा है उतना अट्रैक्ट करना इजी है, और जितना साइज यहाँ पे बड़ा है उतना अट्रैक्ट करना क्या है? थोड़ा हार्ड है, टफ है। डन, ये हमने देखा था। लेकिन ये आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात है। नाउ हम ऐसा समझ रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी है, मतलब अभी तुम्हें क्वेश्चन फिर से समझो, मैं कि तुमने जो आंसर दिया वो सही है, बट वो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। अब नया कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कि मेरे पास Li प्लस ऑलरेडी है। ये कब बनेगा LiCl? जब मेरे पास Li प्लस ऑलरेडी होगा और से Cl माइनस ऑलरेडी होगा। ये बनाने के लिए तुम जो बोल रहे हो कि Li प्लस बनाना है और K प्लस बनाना है, तो कौन इजीली बन जाएगा? सो योर आंसर इज करेक्ट, K प्लस इजीली बनेगा कंपेयर टू दी Li प्लस। इजीली बनेगा क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, शील्डिंग इफेक्ट, ये वो, एटॉमिक साइज, सब कुछ ओके, करेक्ट। अब मेरे पास ऑलरेडी बन चुका है Li प्लस एंड K प्लस, ऑलरेडी बन चुका है। एंड नाउ माय क्वेश्चन इज Cl माइनस भी बन चुका है, उसको भी कुछ नहीं छेड़ना है। अब ऑलरेडी दे आर आयन। नाउ कौन सा आयन Li प्लस अट्रैक्ट करेगा या K प्लस अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन को? दैट इज माय क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? फिर से यही क्वेश्चन पूछा था। तुमने जो कंसेप्ट से सोचा दैट इज गुड, रिवाइज भी हो गया। अब कंसेप्ट को और आगे बढ़ाओ। ये तुमने क्या आंसर दिया कि Li है और K है, दोनों में से कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो उसके रीजन के साथ तो जो तुमने आंसर बताया, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज एंड ऑल, दैट इज करेक्ट। वो तो बन गया, डन, वो सही है। अब मेरे पास ऑलरेडी Li प्लस है और ऑलरेडी K प्लस है ऑलरेडी, और Cl माइनस भी ऑलरेडी है ही। अब मैं बोल रहा हूं कि Cl माइनस अकेला एक ही है मेरे पास, ओके, Cl माइनस ओनली वन इज देयर, और मेरे पास Li प्लस भी है और मेरे पास K प्लस भी है। तो ये कहां जाएगा? अब कहां जाएगा? देखो यहां पर वो जाएगा लिथियम के पास। क्यों लिथियम के पास जाएगा? एनी गेस? अगेन एटॉमिक साइज, इसकी एटॉमिक साइज छोटी है, तो एटॉमिक साइज छोटी है मतलब प्रोटॉन का अट्रैक्शन ये ऐसा है, एटॉमिक साइज ऐसी है, और ये एटॉमिक साइज थोड़ी बड़ी है। अब क्लोरीन तो Li से भी बड़ा, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा, तो क्लोरीन सपोज ऐसे आ रहा है और यहाँ पर क्लोरीन वही साइज में आ रहा है। अब तुम ही बताओ कि कौन सा प्रेफरेबल होगा, ये कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये वाला या ये वाला? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? जस्ट गिव अ गेस। KCl KCl या LiCl?
LICL क्यों? डिस्टेंस उन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में कम है, हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ ली है, तो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Li है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, तो हमने देखा था बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है, और जितनी बॉन्ड लेंथ कम होती है उतना ही उसको तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अंडरस्टूड? तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो वैसे ही कंपाउंड बनेंगे, तो यहां पर कौन सा बनेगा, LIC। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, सपोज तुम कुछ खा रहे हो, क्या खाओगे, ऑनियन खा रहे हो सलाड में। ओके, ऑनियन खा रहे हो, एक है ऑनियन, नहीं ऑनियन तो फिर पूरा थोड़ी खाओगे, वो खा रहे हो, ककम्बर खा रहे हो। ओके, ककम्बर खा रहे हो, क्या, काकड़ी। ओके हाँ, सो एक इतना राउंड ले लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाला और पूरा नींबू डाल दिया, पूरा नींबू। ओके, और वो ही ककुम्बर लिया लेकिन उसकी पूरी स्ट्रिप ली, नहीं ऐसे वो मेले में काट के देते। ओके, पूरी स्ट्रिप, उसमें भी अप्रोक्सीमेट जितना होना चाहिए उतना नमक डाला, इसमें भी पूरा नींबू डाल दिया। डन, दोनों में पूरा नींबू डाला है। अब तुम, ये हमारे सर का एग्जांपल है। ओके, तो ये मतलब अंदर से मुझे ये ना पता चल, मतलब ऐसे ईगो ना बढ़ जाएगा, अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रहा है, इसलिए मैं बीच में बोल दे रहा हूँ कि ये मेरे सर का एग्जांपल है, क्योंकि फिर तुम बोलोगे ओ अब समझ में आ गया, तब मुझे अंदर से ऐसे गुदगुदी हो गया, ओ कितना अच्छा है बच्चे लोग, हाँ मजा आ रही है उनको पढ़ने को। फिर मुझे याद रहना चाहिए कि ये सब कुछ मेरा नहीं है। ओके, नहीं तो ईगो बढ़ जाता है फिर। ओके चलो, तो कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे मैं सिर्फ एक वो गोल जो हमने काटा हुआ था राउंड, वो खा रहा हूं, जिसमें थोड़ा सा नमक, अप्रोप्रिएट स्वाद अनुसार नमक और पूरा नींबू है, और यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिप है, उसमें भी स्वाद अनुसार नमक है लेकिन अगेन पूरा नींबू है। कौन सा ज्यादा खट्टा लगेगा, ये एक राउंड वाला, राइट? क्यों? क्योंकि उसमें कम साइज में ज्यादा नींबू है और यहां पर बड़ी साइज में कम नींबू है कंपेयर टू। डन? तो वैसे ही ये भी +1 है और ये भी +1 है, लेकिन ये छोटी साइज में +1 है और ये उसकी कंपेयर में बड़ी साइज में +1 है। सो ज्यादा खट्टा मतलब ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, पावरफुली, Li+। डन? समझ में आ गया? तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, इनमें तो पता चल गया ओके कि ये जल्दी अट्रैक्ट करेगा। आयन बनने के बाद आयन कौन जल्दी बनेगा, तो अगेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला कंसेप्ट, आयन बन गया उसके बाद अट्रैक्ट कौन करेगा और कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, वैसे हो जाएगा। डन? अब ये पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट, उसकी कंपेयर में ये लोग। ओके, तो ये लोग कैसे है भाई, +2 +2 +2 +2 बस। ओके हाँ, तो नाउ कंपेयर करो से Li+1 और इसको ही करो, सोडियम +1 एंड मैग्नीशियम +2, उनकी कंपेयर कर रहा है। तो सोडियम एक क्लोरीन को लेने वाला है और मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को लेने वाला है और आयोनिक बॉन्ड बनाने वाला है, NaCl and MgCl2। ओके, तो अब यहां पर तो 1 और 2 हो गया, नहीं हम इक्वल ही रखेंगे। कैसे इक्वल रखे, लेकिन इक्वल कैसे रखेंगे, यहाँ पर तो +1 +2, तो ऐसे ही हो जाएगा। ओके, मतलब मैंने बोला था कि एक ही क्लोरीन, बट एक क्लोरीन से तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 क्लोरीन तो चाहिए ना, +2 के लिए -2 चाहिए ना। ओके, सो अब ऐसा समझो कि यहाँ पर Li+ है और Be+2 है और से Mg+2 है, कोई भी है ग्रुप 2 में से, कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जल्दी, मतलब आयन बन गया है। अब हमारे पास ऐसा समझो कि 2 और 2 कोई है, कौन 2 है, से मेरे पास Li है, Li+1 है और मेरे पास Be+2 है, और अगेन मेरे पास है Cl-, 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 ज्यादा है। क्यों ज्यादा ले लिए मैंने, क्योंकि एक चाहिए तो एक ले लो, 2 चाहिए तो 2 ले लो, जितने चाहिए उतने ले लो। Cl- की क्वांटिटी भरपूर है, बट कौन जल्दी Cl- को अट्रैक्ट करेगा, जल्दी, स्पीडी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, Li+1 या Be+2? क्यों? उसका वो छोटा है ना, एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज और प्रोटॉन जल्दी अट्रैक्ट करते हैं।
हाँ, लेकिन अब हम ऊपर से नीचे नहीं जा रहे, अब तो आइसक्रीम हम खा रहे हैं। तो Li से छोटी साइज बेरिलियम की है, आइसक्रीम हम खा रहे हैं, याद आया? पीरियड में आइसक्रीम हम खा रहे हैं। ओके, तो लिथियम की Li प्लस की साइज इज स्मॉलर देन दैट कंपेयर टू दी Be+2। डन। तो एटॉमिक साइज किसकी छोटी है? उसकी। अब सोचो, एक वही कांकड़ी ककम्बर पे आ जाओ, एक इतनी सी छोटी है और इतनी बड़ी है, तो ये छोटी वाली है Li+1 और ये बड़ी वाली है, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ये छोटी वाली है Li+1 और ये बड़ी वाली कौन सी है? Be+2। इसमें भी एक नींबू और इसमें भी एक नींबू, अब कौन सा खट्टा ज्यादा लगेगा? अरे क्या कंफ्यूज हो गए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रहा मेरा Li+ और ये रहा, सॉरी उल्टा बोला था मैं, हाँ, ये रहा मेरा Be+2। अब इसमें भी एक नींबू और इसमें भी एक नींबू, कौन ज्यादा खट्टा लगेगा? Be+2। वैसे ही क्लोरीन तो है ही भरपूर, ओके, तो कौन जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा? अगेन Be+2। तो कंपेयर टू दी ग्रुप 1, ग्रुप 2, देखो बुक में 4 पॉइंट लिख के खत्म कर दिया है। अब ये तुम समझ गए तो तुम 4 पॉइंट पढ़ो ना पढ़ो तुम पॉइंट लिख दोगे, ओके, इसीलिए हम डिटेल में समझ रहे हैं। ये समझ गए दूसरा पॉइंट कि ग्रुप 1 की कंपेयर में ग्रुप 2 होगा, दे आर मोर पोलर, पोलैरिटी उनकी ज्यादा होगी, खींचने की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देन अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये लो हेलोजन पे। अब हेलोजन में केस क्या है? हेलोजन में केस है F-, Cl-, Br-, I-। तो होगा क्या कि जो I- है, ओके, मतलब सबसे बड़ी साइज वाला हेलोजन जो है कंपेयर टू दिस, ओके, सो उसमें ये I- है, वो I- क्या करेगा? प्लस आयन को लेगा। अभी कोई भी प्लस आयन को ले, अगेन हम अब प्लस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, यहाँ पे Cl ही था, कोई भी Cl ले लो, कोई भी नेगेटिव ले लो चलेगा, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव ले लो चलेगा, लेकिन हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इन लोगों पर, मतलब F-, Cl-, Br-, I- पे। तो हमने I- लिया है, बड़ी साइज वाला माइनस लिया है, साथ में हमने ले लिया से Li, ओके, तो Li जुड़ रहा है फ्लोरीन के साथ, Li जुड़ रहा है Cl के साथ, Li जुड़ रहा है Br के साथ, Li जुड़ रहा है I के साथ, ओके। अब होगा क्या कि सब जगह Li आ गया, ऐसा समझो, यहाँ लिथियम 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 लिथियम। सो होगा क्या कि ये जो आयोडीन की लास्ट वाली वैलेंस शेल है, ओके, वो Li की जो वैलेंस शेल है, ओके, दे आर गोइंग टू एक्सचेंज, मतलब +1 -1 तो वो लोग बन ही गए हैं, तो बॉन्ड बन जाएगा उनके पास, ओके। तो क्या होगा कि दे विल मेक दी आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दे विल मेक। अब जब वो बना दिया तो होगा क्या कि इसकी जो लास्ट वाली वैलेंस शेल ऑर्बिट है वो क्या होगी? और भी ज्यादा, मतलब ऑलरेडी जुड़ गए हैं वो लोग, ओके, से ऑलरेडी से Li and Cl ऑलरेडी आयनिक बॉन्ड से जुड़ गए हैं, बट होगा क्या, इसकी साइज ज्यादा है, इसकी साइज बड़ी है, मतलब सो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब क्या? जस्ट लाइक मैग्नेटिज्म, जैसे कि मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लास्ट ईयर हमने देखा था कि यार भाई ये छोटा मैग्नेट है और ये बड़ा मैग्नेट है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अगर रफली देखना हो तो सपोज इसकी मैग्नेटिक फील्ड सपोज यहां तक होगी, इसके बाहर कुछ भी आयरन का टुकड़ा डालो, तुम नेल डालो या कुछ भी डालो, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर डाल दिया तो कर जाएगा। इसकी कंपेयर में इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली थोड़ी लार्जर एरिया में होगी, क्योंकि वो है ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसका एरिया भी ज्यादा है, उसका मास भी ज्यादा है, अंडरस्टूड। वैसे ही ये जो क्लोरीन है वो पूरे हेलोजन टेबल में, मतलब उनकी कंपेयर करें फ्लोरीन से ही करो, चलो क्लोरीन लिया हुआ है तो फ्लोरीन से कंपेयर करते हैं, ओके। तो फ्लोरीन की कंपेयर में क्लोरीन की साइज तो बड़ी है, ओके। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब क्या? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उतना ही बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उतना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो क्लोरीन ले लिया तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंपेयर टू दी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा, ओके। उसकी भी कंपेयर में ब्रोमीन का ज्यादा होगा और उसकी भी कंपेयर में आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो होगा क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे घुस जाएगा इसके अंदर, ओके, किसके अंदर? Li के अंदर घुस जाएगा, और
आयनिक बॉन्ड तो उन्होंने पहले से ही बना के रखा है। आयनिक बॉन्ड तो उन्होंने पहले से ही बना के रखा है, बट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके, दे विल मेक समवॉट कोवेलेंट बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, तो इट विल इमर्ज, मतलब अंदर चला जाएगा। किसके? Li+ का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होगा, इसके कंपेयर में तो बहुत छोटा होगा, बट होगा तो सही। देन दे विल शेयर दोज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो वहां पे ये लोग जुड़ गए हैं आयनिक बॉन्ड से, लेकिन अब थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। किसकी? कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। ये कहना चाह रहा था फजान कि जैसे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वैसे ही आयनिक बॉन्ड में क्या होती है? कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अंडरस्टूड? ये था। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि पूरा है हमारा से S ब्लॉक, P ब्लॉक, देन से D ब्लॉक। तो अगर हम कंपेयर करें कि ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है हमारा, ओके, ग्रुप 1 S ब्लॉक का ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, उसकी कंपैरिजन सपोज D ब्लॉक के किसी भी आयन से करें जिसकी साइज सेम हो, साइज, एटॉमिक साइज क्या है? सेम है, जिसका चार्ज भी सेम हो, से मैग्नीशियम, मान लो कि मैग्नीशियम +2 है और मान लो डी ब्लॉक का है कॉपर +2, दोनों ही मतलब ये एस ब्लॉक का है और वो डी ब्लॉक का है। मान लो कि दे आर ऑफ सेम साइज, उनकी साइज क्या है? सेम है, जितनी इसकी साइज है उतनी ही इसकी साइज है, जितना इसका चार्ज है उतना ही इसका चार्ज है, तो चार्ज भी सेम है और साइज भी सेम है। अब अगर कंपेयर करें तो जैसे वो जो डेंसिटी हमने कंसीडर की, पोलैरिटी डेंसिटी, कि ग्रुप 1 की कंपेयर में ग्रुप 2 जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, वैसे ही अगर कंपेयर करें ग्रुप 1 2 की, दोनों की, हाँ यहाँ पे दोनों आ गए, कौन कौन? ग्रुप 1B और ग्रुप 2B, उनकी कंपैरिजन अगर B ब्लॉक के एलिमेंट से करें तो वो लोग जल्दी खींचेंगे क्लोरीन को। अगर तुम बोल रहे हो कि मेरे पास Li+ है, तुम बोल रहे हो मेरे पास Mg+2 है, और तुम बोल रहे हो मेरे पास Cu+2 है, और यहां पर है क्लोरीन ऐसे भरे पड़े हैं, तो सबसे पहले कौन अट्रैक्ट कर लेगा? Cu+2। मतलब मैंने बोला Li+1 से जल्दी कौन अट्रैक्ट करेगा? Mg+2। डन। अभी Mg+2 और Li+1 से भी जल्दी कौन अट्रैक्ट कर लेगा? Cu+2। दैट इज द थिंग। ये थे फजान के रूल। अंडरस्टूड? पूरा समझ में आ गया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। Yes. So देखो, just as all the covalent bonds have some partial ionic character, the ionic bonds also have the partial covalent character. The partial covalent character of ionic bonds was discussed by the Fajans in terms of the following rules. ये है rules. The smaller the size of the cation, cation मतलब positive ion, and the larger the size of the anion, नेगेटिव आयन की लार्जर साइज, एंड द ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। मतलब सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होगा कि ये छोटा हो, पॉजिटिव चार्ज छोटा हो और नेगेटिव चार्ज बड़ा हो। इसलिए मैंने एग्जांपल ये इसके बेस पे तुम्हें उसमें भी किसमें नीट JEE में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे पास है LiCl, मेरे पास है LiF, मेरे पास है LiBr और मेरे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें से कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? तो Li is more stable। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा पूछा, इसका कंसेप्ट क्या है? उसका कंसेप्ट है ये 3 लाइंस। अगर ये 3 लाइंस पढ़ी होगी और समझी भी होगी, पढ़ी तो होगी भाई, पढ़ लिया, द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन एंड द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, द ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। मतलब आयनिक बॉन्ड की जो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो और ज्यादा होगी, पढ़ लिया हमने।
बट उसका कॉन्सेप्ट समझा नहीं, ओके, तो फिर नहीं होगा। मतलब ये दोनों क्वेश्चन दोनों चीजें सेम ही बोल रहे हैं। तुमने ये बोला ना कि ये चारों में LII बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, स्टेबल होगा, वो उसमें क्या कंसेप्ट लगा, वो जो तुमने कंसेप्ट लगाया, और ये जो 3 लाइंस है वो जो बता रही है दोनों सेम है। तो JEE नीट में ऐसा तो नहीं पूछेंगे ना कि भाई ये नंबर के पेज पर वो 3 सेंटेंस है वो कौन से थे, ओके। तो ये सेंटेंस हमने बोले मतलब पढ़े एंड देन समझे। तो समझे मतलब कैसे, अगर तुम अच्छे से समझ गए, ओके, तो तुम इसको देखोगे उस साइज से, द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, तो अब तुम यहां कंपेयर करोगे, ओ भाई कैटायन तो सारे सेम ही है, Li सारे ही है, तो यहां पर तो उसका तो कोई यूज नहीं हो रहा है। द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन की साइज लार्जर होनी चाहिए। अब तुम बोलोगे अच्छा फ्लोरीन की कम है, उससे ज्यादा क्लोरीन है, उससे ज्यादा ब्रोमीन है, उससे ज्यादा आयोडीन है, तो यहाँ पे ये जीत गया कौन, LII। द ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, तो भाई आंसर क्या आएगा, LI। क्यों, क्योंकि वहां पर बड़ा सा एनायन है, कौन, आयोडीन। तो ये लिखा हुआ है और ये हमने समझा हुआ है, अंडरस्टूड, समझ में आया, तो ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, द ग्रेटर चार्ज ऑन द कैटायन, द ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक बॉन्ड, अगेन क्या, वही केस, Li प्लस है एंड देन Mg प्लस 2 है, तो उसके बेस पे भी तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट JEE में, समझ गए ना, अभी जो एग्जांपल दिखा है वैसे ही। सो द ग्रेटर चार्ज कैटायन का, इसका चार्ज ज्यादा है तो वो Cl को पहले लेगा। तो अगर वापस ऑप्शन दे दिए Li प्लस LiCl NaCl KCl एंड MgCl2, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो MgCl2, क्योंकि ये सारे +1+1+1 वाले थे और वो +2 वाला था। तो ऐसे बनते हैं MCQs। For cations of the same size and charge, the one with electronic configuration n-1 d raised to n and s raised to 0, ये हमने पढ़ ली है लास्ट चैप्टर में। ये है D ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, याद आई ना, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्वेश्चन आ ही जाएगा 1 मार्क्स में, जैसे मैंने टेस्ट में भी पूछा था, 117 का लिखो, 120 का लिखो, 57 का लिखो। तो उसमें जो एक्सेप्शंस है, वो जो एनर्जी लेवल में जो एक्सेप्शंस है, ओके, क्रोमियम है, 29 नंबर है, वो जितने भी थे सारे तुम्हें एक्सेप्शंस याद रखने हैं और साथ साथ में वो सीरीज याद रखनी है, तो मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स इज मोर पोलराइजिंग देन द वन विथ अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, NS2 NP6 टिपिकली ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायंस, मतलब वही चीज कि ये है और साथ में Cu+2 भी है, तो ज्यादा स्टेबल कंडीशन कौन बनाएगा, Cu+2, D ब्लॉक वाले ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, ओके। देन the cation polarizes the anion pulling the electronic charge, ये देखो ये कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। the cation polarizes the anion pulling the electronic charge towards itself and thereby increasing the electronic charge between the two, मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओके। दिस इज द प्रिसाइजली व्हाट हैपन इन कोवेलेंट बॉन्ड, तो यही होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, एक दूसरे के चार्ज को अट्रैक्ट। देखो यहाँ पर, वहां पे क्या था, पोलैरिटी में जो चार्ज था वो खिसक जा रहा था, मतलब जो इलेक्ट्रॉन था 2 बॉन्ड Na सपोज कार्बन और हाइड्रोजन और से H2O, तो O और H, तो O पे O का एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन है, H का एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयरिंग किया है और कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो O इज मोर नेगेटिव देन दी हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन। तो वो क्या करेगा, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको भी खींचने की ट्राई करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने की बात हो रही थी और यहाँ पर देने की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर भी खींचेंगे, बट खींचेंगे मतलब कुछ बन रहा है, ओके, वहां पे टूट जाएगा, ओके। तो देखो दी चार्ज टुवर्ड इटसेल्फ एंड देयरबाय, मतलब वहां पे नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वही उसके पास चला जाएगा चार्ज, ओके। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला होगा वो दूसरे के अंदर, जो पॉजिटिव है उसके अंदर चला जाएगा। जैसे हमने अभी क्लोरीन और लिथियम का देखा कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बड़ा है
वो चला जाता है कहां पर से पॉजिटिव आयन जो कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसी के साथ, एंड देन दे विल मेक कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, so between the two, this precisely what happens in covalent bond. Build-up of electron charge density between the nuclei, the polarizing power of the cation, the polarizability of the anion. ये polarizability क्या है? That is that electron cloud. ये जो polarizability है वही ये वर्ड है किसका? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए. तो किसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी? फ्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. तो आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा. अंडरस्टूड? तो वो वर्ड यहां पे यूज किया है ऑफ द एनायन एंड द एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन पोलराइजेशन ऑफ एनायन आर द फैक्टर्स. एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन मतलब ये जो अंदर घुस गया ना वही पोलराइजेशन है. एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन मतलब यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है Li. अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लोरीन है LiCl है और से LiI है. तो I का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है मतलब दोनों है ऐसा, तुम समझ रहे हो? नहीं तो बता दे रहा हूं. यहां पर क्या है? LiCl है और यहां पर क्या है? LiI है. तो ये जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी Li में घुस गया. ओके, लेकिन जो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ज्यादा घुस गया है. डन. तो इसीलिए यहां पर क्या होगा कि बॉन्ड मतलब ये है कोवेलेंट. कौन सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है? यहां पर भी कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, यहां पर भी आ गई, लेकिन स्ट्रॉन्गर कहां पे आई? Li आई. सो पोलराइजेशन पोलराइजेबिलिटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कंसेप्ट. अंडरस्टूड? और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए सपोज ऐसा समझो, दो बच्चे हैं. ओके, दो छोटे बच्चे हैं. एक बच्चे के पास 4 to 5 बॉल्स हैं. ओके, और दूसरे बच्चे के पास 50-60 बॉल्स हैं. दोनों खेल रहे. एक ये कोने में खेल रहा है 5-6 बॉल्स से, और ये दूसरा ये कोने में खेल रहा है जिसके पास 50-60 बॉल्स है. सारे ऐसे भरे पड़े हैं उसके पास, और इसके पास 4-5 है, वो वहां पे खेल रहा है दोनों. ओके, अब कोई एक आया तीसरा बच्चा. ये दोनों को पता ना चले वैसे ही उसको जैसे साइकिल उठा के ले गए वैसे ही बॉल उठा के ले जाना है, किसी को पता ना चले वैसे. ओके, तो मतलब ये जो लेने आया वो है सपोज पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो बॉल फैला के बैठे हुए हैं इसने 4-5 बॉल फैला के बैठा हुआ है, और ये पूरे 50-60 बॉल फैला के बैठा हुआ है. ये बॉल फैला के बैठना मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो ये जो लेने आया है दैट इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव आएगा तो कहां से चुपके से बॉल लेके चला जाएगा? यहाँ पर तो ले ही नहीं पाएगा, 5-6 ही तो है. वो देख रहेगा, रख बॉल रख. तो यहाँ पे 50-60 है, वो खेल रहा है, वो आएगा ऐसे एक बॉल लेके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. सो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है. ओके, इसीलिए ये इजीली मतलब एक्सचेंज कर लिया ना. एक बॉन्डिंग लॉ ऑफ कर्मा का बॉन्डिंग हो गया इनमें कि इसने इसका चुरा लिया और इसका मतलब इसने चुरा लिया और इसका चुरा गया. ओके, ये बॉन्डिंग बन गया. एक बॉन्डिंग तो बन गया. अब सपोज कभी ये ऐसे फैला के बैठा होगा और तब ये आके ले जाएगा. इट्स लाइक वही होता है पूरी. चलो ओके, तो लाइफ में भी यही होता है और स्टडी में भी. सब जगह तुम सेम रूल अप्लाई कर सकते हो, जो यूनिवर्सल रूल है जिसको हम बोलते हैं लॉ. ये लॉ सारे ग्रेविटी तुम स्पिरिचुअलिटी में भी डाल सकते हो, और लॉ ऑफ कर्मा तुम केमिस्ट्री में भी डाल सकते हो. ओके चलो, क्योंकि वो लॉ है. अच्छा चलो, समझ में आ गया. तो ये 4 पॉइंट है, उसके बेस पे फजान ने ये सारी चीज बताई. Which determine the percent covalent characteristics of the ion bond. मतलब ये इनका परसेंटेज में तो ये ज्यादा परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. तो 2 एग्जांपल दिए थे. ये जो पहला वाला है उसके लिए दिया था वो से ककुम्बर वाला एग्जांपल, छोटी साइज बड़ी साइज. तो जो बड़ी मतलब जो छोटी साइज वाला है वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा. फिर ये कौन ये है मतलब पोलराइजेबिलिटी तो किसकी ज्यादा होगी कि जो जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है. ये बॉल वाला केस, एक नींबू वाला केस, कुकुम्बर वाला, और दूसरा ये बॉल वाला. तो एग्जाम्पल भी याद रह गए तो भी ये समझ मतलब याद रह जाएगा. ओके, तो समझ में आ गया. डन. ओके, सो ये था हमारा
पूरा का पूरा क्या, पोलराइजेबिलिटी और से पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। अब कौन से बॉन्ड्स, दोनों बॉन्ड्स आ गए। मेनली थियरी इज अबाउट कोवेलेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक बॉन्ड जो बनता है, वो मेन थियरी इज अबाउट दैट, बट साथ साथ में लास्ट में हमने ये भी पढ़ लिया। तो यहाँ पे कम गिवन है, मतलब कंटेंट जो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए बस इतना ही गिवन है, दिस एंड दिस, ओके, बट इट इज ऑल्सो हैविंग सेम इंपॉर्टेंस। यहां पर मतलब आयनिक में कोवेलेंट में जितना आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस है उतना ही आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस है। डन, ओके, चलो देन वी विल मूव फर्दर। ये सब क्या है, ओके, क्लीन करते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टू सी another next theory which is VSEPR, ओके। तो ये VSEPR हम पढ़े, क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये, ओके। सो हमने देखा था कि जो हमने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा एंड ऑल, फिर हमने बोला कि वो भाई बंद करो ये सब, क्यों, क्योंकि फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो पढ़ा हमने, क्यों बंद कर दिया हमने उसको, क्योंकि उसमें भी ड्रॉबैक्स थे। लिमिटेशंस ऑफ लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, सारी लिमिटेशंस हमने पढ़ ली, और कई लिमिटेशंस हमने देखी, और लास्ट में हमने वो भी देखा कि जो कंपाउंड है वो कंपाउंड का साइज का कुछ पता नहीं चल रहा है, ना एनर्जी का कुछ पता चल रहा है, ओके, ना उसके शेप का पता चल रहा है, ओके, मतलब ना उसके शेप का पता चल रहा है, ना एनर्जी का पता चल रहा है, ना स्टेबिलिटी का पता चल रहा है, ओके। सो शेप से स्टेबिलिटी एंड एनर्जी किसकी ज्यादा है, दो कंपाउंड तुम्हें दे दिए हैं, ओके। लिमिटेशंस ऑफ लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर वो तो हमने पढ़ ली थियरी, लेकिन उसमें कई लिमिटेशंस थी, हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया है। एट द सेम टाइम हमने बोला कि इससे हमें मेन जो चीज है, मेन इन द सेंस कि हमें ना शेप के बारे में कुछ पता चल रहा है, दो कंपाउंड गिवन है तो उसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है वो भी पता नहीं चल रहा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है वो भी पता चल रहा नहीं है। तो इसीलिए फिर हम आगे डिफरेंट थियरीज के ऊपर आगे बढ़े। तो अब हमें आगे देखना है VSEPR। तो देखो उसमें हो क्या रहा है VSEPR में, ओके, सो 1940, ओके, सो 1940 में सिज्विक एंड पोवेल इन 1940, नाम याद रखना, सिज्विक, ओके, SIDGVICK, ओके, सिज्विक एंड पोवेल ने 1940 में एक थियरी दी थी, ओके, proposed a simple theory based on the repulsive interactions of the electron pairs in the valence shell of the atoms। तो ये सिज्विक एंड पोवेल ने कौन सी थियरी दी थी कि जहां पर भी हमारा कंपाउंड है और वहां पे उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ओके, क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन होगा, ओके। तो ये जो रिपल्जन है वो रिपल्जन डिसाइड कर सकता है उसके शेप को, ओके। जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की लिमिटेशन में हमने देखा, ना शेप पता चल रहा है, ना स्टेबिलिटी पता चल रही है, और ना ही क्या पता चल रहा है से एनर्जी उसकी ज्यादा है, जैसे हमने लैटाइस एंथैल्पी, लैटाइस एनर्जी, ओके, वो हमने देख लिया है कि ये पर्टिकुलर से NaCl का लैटाइस हमने ड्रॉ भी किया था 3D में कि NaCl का लैटाइस बनाना है, तो वो बनाने के लिए जितनी एनर्जी बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर वो बनेगा, याद है ना सब कुछ, NaCl का लैटाइस बना तो एनर्जी रिलीज होगी, ओके। तो लैटाइस एंथैल्पी और लैटाइस एनर्जी हम उसको नाम देंगे। एंड देन अगर NaCl के लैटाइस को तुम्हें तोड़ना है तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी बनने के टाइम पे उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो टूटेगा, ओके। सो वो हमने देखा था। सो 1940 में इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, उसके 17 इयर्स आफ्टर, ओके, मतलब 1957 में दूसरे दो साइंटिस्ट आए, दैट इज नाइहोल्म एंड गिलेस्पी, ओके।
हाँ क्योंकि वो वहां के हैं नहीं तो हम बोल देते हैं रमेश एंड सुरेश ओके सो नाइलहोम एंड गिलेस्पी उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही थियरी को अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई किया, जिसको पूरे वर्ल्ड में एप्रिसिएशन भी मिला और एक्सेप्टेंस भी मिल गया। ओके सो वही चीज लिखी हुई है, इट वाज फर्दर डेवलप्ड एंड रीडिफाइंड बाय दी नाइलहोम्स एंड गिलेस्पी इन 1957। सो सिज्विक एंड पोवेल ने पहले थियरी दी थी, मेन उसमें याद रखना है इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्जन हो रहा है वो, ओके इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। एंड यही थियरी को गिलेस्पी एंड नाइलहोम्स ने क्या किया, रीडेवलप्ड एंड रिफाइंड किया उसने। ओके मतलब थोड़ा अलग से रीडिफाइंड एंड डेवलप किया एंड अगेन दी थियरी एंड फिर उसको पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस मिल गया। तो ये अगर एक मार्क में पूछा जाए 1940 में कौन थे तो सिज्विक पोवेल एंड 1957 में कौन थे सो नाइलहोम्स एंड गिलेस्पी। ओके आ जाते हैं हम वापस। हाँ बोलो। ये जो सिज्विक एंड पोवेल ने थियरी दी थी ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या हुआ था, बॉन्ड एंगल या साइज, वो तो हम अभी थियरी में देखेंगे, ये तो सिर्फ एक सेंटेंस मतलब हमने पढ़ा क्या कि उन्होंने ये थियरी दी थी ऐसा समझो। ओके हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 1940 में सिज्विक एंड पोवेल ने VSEPR नाम की थियरी दी थी। अब ये है क्या वो अभी हम पढ़ेंगे। ओके ओके सो VSEPR नाम की थियरी दी, ये शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली। ओके तो शॉर्ट फॉर्म कहां से बना है, ओके पहले तो तुमने याद रख लिया क्या 1940 में सिज्विक एंड पोवेल एंड ये अच्छा है टीचर को पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना पड़ता सिज्विक एंड पोवेल एंड 1957 में नाइलहोम्स एंड गिलेस्पी, तुम लोग स्पेलिंग याद रखना ओके सो उन्होंने ये याद रख लिया उन्होंने VSEPR थियरम दिया। ओके याद तुम्हें रखना है उनको नहीं सो VSEPR उन्होंने थियरम दिया। क्या है ये थियरम, ओके चलो सबसे पहली बात, कोई भी अगर हमारे पास कंपाउंड है, अभी सारे कंपाउंड्स नहीं, ओके हम बात करेंगे जिसमें 2 से ज्यादा एटॉम्स इन्वॉल्व हो, 2 से ज्यादा एटॉम्स इन्वॉल्व हो। क्यों, क्योंकि हम मिडल एटम की बात करने वाले हैं, मिडल एटम की। तो मिडल एटम कहाँ पे, 2 ही लोग हैं तो ये दोनों में से मिडल वाला कौन सा है भाई, मिडल वाला कहाँ, दो तो है। हाँ अगर 3 है तो हम बोल देंगे कि ये 2 के बीच में जो है वो मिडल वाला है। ओके 5 है मतलब जैसे हम मीथेन नहीं लेते, यहाँ कार्बन है फिर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं H, यहाँ H, ऊपर H और नीचे H, तो टोटल 4 H है और एक कार्बन, मतलब टोटल 5 एटॉम्स आर देयर, तो 5 लोग हैं। तो अब मिडल वाला कौन सा है, कार्बन। ओके क्योंकि उसके लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में कोई ना कोई दूसरा है, लेकिन 2 ही होंगे तो कहां कोई मिडल में होगा। तो सबसे पहले तो 2 और मोर एटॉम्स, 2 और नहीं, मोर देन 2। ओके अदरवाइज 3 और मोर एटॉम्स, ऐसा बोलो 3 और मोर एटॉम्स, अदरवाइज मोर देन 2 एटॉम्स। ओके होने चाहिए। तो जो मिडल वाला है उसके साथ जुड़े हुए होंगे, तो से कौन जुड़ा हुआ होगा, देखो ये हमारा पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है। अब यहां पर हो क्या रहा है, वो जो मिडल में जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके वहां पे जो जुड़ा हुआ है उसकी जो लास्ट वाली जो ऑर्बिट है, ऑर्बिटल, ओके तो जैसे हमने बोला था कि इट्स लाइक सोसाइटी है, मतलब जंक्शन है, जंक्शन इज द न्यूक्लियस, फिर वो जंक्शन के आसपास से पूरी की पूरी सोसाइटी है। तो पूरी की पूरी सोसाइटी, ये फर्स्ट रो वाली सोसाइटी, ये पूरी दूसरी सोसाइटी, ये तीसरी सोसाइटी, अब हम रह रहे हैं ये वाली सोसाइटी में, हमारा क्लास है ये वाली सोसाइटी। ये वाली सोसाइटी में भी बहुत सारे घर हैं। ओके तो ये सोसाइटी मतलब ऑर्बिट, और बहुत सारे घर हैं मतलब ऑर्बिटल, भाई S P D F कितने भी, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर और ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहेंगे। ऑर्बिटल कहाँ है, ऑर्बिट में है, डन। तो वैसे ही सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है S P D F कोई भी ले लो, लेकिन वो लोग तो पैर में रहते हैं,
करेक्ट। हम वैसे बॉक्स स्ट्रक्चर हमने बनाया था, रेजोनेंस भी हमने पढ़ा, तो बॉक्स स्ट्रक्चर जो है हम हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन डालते हैं। एस है तो एक्स में एक्स बोल रहा हूँ, एस में भी 1 और 2, फिर पी में भी हम डालते हैं 6, बट 6 भी किसमें, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो टोटल 3 और सब में 2 2 2 2 तो 6 हो गई। देन डी, तो उसमें भी टोटल 5 है और सब में 2 2 2 2 डालेंगे तो कितनी हो जाएगी 10। एंड फिर एफ में भी टोटल 7 और सब में 2 2 डालेंगे तो 14, मतलब मैक्सिमम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। तो ऐसा समझो कि यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन है ऐसे, एंड इलेक्ट्रॉन्स आगे आएगा केमिस्ट्री में आगे। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज स्पिनिंग ऑफ, मतलब जो घूमते हैं वो पैर में जब घूमते हैं तो दे आर स्पिनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ओके, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो किसी की कैसी होगी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। मतलब उसको हम स्पिन इसमें इस तरह से दिखाते हैं, मतलब ऐसे दिखाया, मतलब ये सपोज ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरे को हम से ऐसे दिखाते हैं, मतलब जस्ट शोइंग द रिवर्जन, मतलब यहाँ पर क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करके ऐसे क्लॉक ऐसे भी एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हम क्या बोल रहे हैं कि ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो गया, उसका ऑपोजिट दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, अंडरस्टूड। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, व्हाटएवर, बट दोनों ही ऑपोजिट, कभी भी ऐसे हम शो नहीं करते, ओके, या फिर ऐसे और से ऐसे, नॉट लाइक दैट। अगर एक ऐसे करके ऐसे आ रहा है तो दूसरा ऐसे करके ऐसे आएगा, डन, समझ में आया? ओके, शो कैसे करते हैं आगे पढ़ना है हमें, बट ऐसे घूमते हैं, ओके। चलो ये लोग घूम रहे हैं तो होगा क्या, ओके, इलेक्ट्रॉन 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 है, तो ये ही लोग कौन, सिज्विक एंड पोवेल, उन्होंने 1914 में बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन की जो पेयर्स है, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्यों भाई रिपल्शन होगा? रिपल्शन ही होगा क्योंकि सेम चार्ज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है एंड ऑपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये तो हमें पता ही है, ओके। तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, और ये जो रिपल्शन वाला थियरम है उससे हमें पर्टिकुलर कंपाउंड का शेप पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है, वही तो पढ़ना है, वही तो पढ़ना है, ओके। तो हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन उसका शेप पता चल सकता है, वैसा बोला इन लोगों ने, और फिर उसको डेवलप किया किसने, वापस नाइलहोम्स एंड गिलेस्पी ने आफ्टर 17 इयर्स, डन, 1957, ओके। इसका नाम ऐसा क्यों है, तो ये लोग कौन से हैं, कहां पे, कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं, लास्ट वाली सोसाइटी में, मतलब कि वैलेंस शेल में रह रहे हैं, डन। तो वैलेंस शेल में रह रहे हैं इसीलिए VS। देन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां होगा, पेयर में ही होगा, सो से इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके। एंड उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, सो दैट्स व्हाई इसको शॉर्ट में इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है VSEPR थियरम, और से थियरी, VSEPR थियरी, which is full form is वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। मतलब अभी हम बोलेंगे सर वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही रिपल कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे, अरे बाकी लोग भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड बनाए, आयनिक बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है, वैलेंस शेल का तो रहता है, अंदर वाले तो आराम से बैठे हुए हैं, जो भी मतलब एक ही घर में है, भले ही कितना रिपल्शन हो रहा हो, अट्रैक्शन हो रहा हो, वो लोग अपने घर में अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन धमाल कौन कर रहा है, लास्ट वाले, वैलेंस शेल वाले, डन, ओके। हाँ चलो, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, नाम का अर्थ पता चल गया, ओके। चलो, सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, अब इसमें होगा क्या, चलो हम देखते हैं क्या होगा, कुछ तो होगा। सो इसमें क्या होगा, सपोज एक हम ले लेते हैं, से मीथेन ले लेते हैं, क्या, मीथेन। अभी मीथेन में सपोज हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 6 है उसके पास, ओके। सो हम लिखते हैं इसे 1s2 2s2 2p। अब हम थोड़ा 2 ही फिलअप करना है, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे 2px 2py एंड 2pz। तो कितने हैं भाई, 4 हो गए हैं, तो 5 एंड 6, डन। तो उसको ही अगर बॉक्स में हम शो करें
तो S में है 2, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, हो गए 2। देन P की जो 3 है उसमें अगर शो करे तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नहीं फिल कर रहे। ओके चलो, नाउ अब क्या होता है, इसको क्या वर्ड यूज करेंगे हम, जब कार्बन को एनर्जी मिले, हीट मिले, एनर्जी मिले, तो वो क्या होगा, वो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड हम यूज कर सकते हैं, बट वो वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एक्साइटेड, यस याद आ गया। ओके, एक्साइटेड स्टेट, कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहे हो, एक्साइटेड, ये सही है, एक्साइटेड हो गए नॉट एक्साइट, ओके, एक्साइटेड तो एक्साइटेड, तो क्या है, एक्साइटेड कब हो जाते हैं हम, जब कुछ एनर्जी मिली हुई हो, तभी एकदम लूज है ये वो, तो एक्साइट काहे के हुए, ओके। बट कुछ ना कुछ एनर्जी मिली हुई है, क्या ये होगा, मजा आएगा, ये चीज मिलने वाली है, वो चीज मिलने वाली है, ये कुछ ना कुछ है, रिजल्ट आने वाला है, और वो भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है, तो एक्साइटेड। ओके, प्रिडिक्शन क्या है कि अच्छा रिजल्ट आने वाला है, तो एक्साइटेड। अदरवाइज हाँ आएगा, देख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना क्यों, आराम से, हम पेरेंट्स को आराम से, भाई टेस्ट ही तो था, अभी उस टेस्ट के मार्क के लिए क्या, आराम से, आप मेरे से ज्यादा तो आप एक्साइट हो रहे हो। ओके तो एक्साइट का वर्ड हम यूज करना है ई, ओके, उसको डिनोट करते हैं हम सी, ई नहीं लिखेंगे, लेकिन हम ऐसे स्टार लिखेंगे, सी स्टार, ओके। तो उसका अगर हम ड्रॉ करें, उसका फिर से ऐसे लिखे हम, तो क्या होगा, 1s2, 2s, फिर यहाँ पे 2px, 2py, 2pz, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर से 3। अब होगा क्या, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर 2 है, डन। ऐसा था इसमें, ये तो सेम ही ड्रॉ कर दिया ना मैंने, हाँ या ना, ओके। तो ये दोनों में सेम ही तो कर दिया, तो इसमें फर्क क्या है वो अभी बताता हूँ। फर्क क्या है, ये एक्साइट हो गया है, एक्साइट हो गया था, हाँ ये चाहिए, ले जा, तो बिंदास ले जा, ऐसे। तो होगा क्या कि ये एक्साइट हो गया है, तो एक्साइट स्टेट में क्या होता है, पर कब होगा वो भी बता रहा हूं। कब होगा, कभी भी नहीं हो जाएगा, एक्साइट में कभी भी नहीं होगा। कब होगा, जब तुम्हारी जो सेम एनर्जी लेवल में, मतलब n इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। अब मैं ले आऊं से 3s2 भी ले आऊं, तो भाई 3s और ये लोग 2px, 2py, 2pz, उनके बीच में कोई रिलेशन है नहीं, ओके, एकदम ही अलग है, अलग है, फॉरेन है, ये फॉरेनर जैसा है, एकदम ही अलग है, कोई कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी नहीं। लेकिन 2s और 2px, 2py, 2pz मतलब 2p, तो 2s और 2p दोनों एक ही लेवल पे है, एनर्जी लेवल, n इज इक्वल्स टू 2, वो जो हम लिखते थे, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 में ही s है, और यहाँ पर ही है px, py, pz, एक ही एनर्जी लेवल पे है। मतलब बिटवीन देम, बिटवीन से ये है मेरा कौन, px, py एंड pz, और ये है मेरा कौन, s, ओके। तो ये S है और ये P है, दे आर इन सेम एनर्जी लेवल, n इज इक्वल्स टू 2 पे है। तो इनके बीच में, ये तीनों, ये चारों के बीच में, ये 3 और ये 1, ये चारों के बीच में वेरी 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 मिनिमल एनर्जी डिफरेंस होगा। आइडियली तो नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, क्यों, एक ही जगह पे थोड़ी है, हाँ एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, ऑर्बिट सेम है, मतलब एक ही सोसाइटी है, लेकिन घर तो डिफरेंट है, ओके। मतलब हम जो घर में रह रहे हैं और हमारा फ्रेंड कोई घर में रह रहा है, भले ही एक ही सोसाइटी में रह रहा है, बट एनर्जी लेवल तो डिफरेंस तो होगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा।
ऑर्बिट सेम है, मतलब तुम जंक्शन तुलसीधाम से अगर ये सोसाइटी गिनो तो यहाँ पर जो घर होगा वही रेडियस पे दूसरा घर भी होगा, लेकिन इसमें अलग लोग रह रहे हैं। एस, ये घर का नाम एस है तो यहाँ पे अलग लोग रह रहे हैं, ये घर का नाम पी है तो यहाँ पे अलग लोग रह रहे हैं। ओके, ये घर 1 BHK ही है, मतलब एक ही घर है, उसमें एक ही रूम है और उसमें से एक मतलब 1 BHK मतलब ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही रूम है, 1 रूम 1 R। ओके, और यहाँ पे 3 R है, 3 रूम्स आ रहे हैं, PX PY एंड PZ। तो पर्टिकुलरली बाहर से देखे तो ये एक घर है जिसमें सिर्फ 2 ही लोग रह रहे हैं, यहाँ पर देखे तो ये भी एक घर है जिसमें 6 लोग रह रहे हैं टोटल, जिसमें 3 रूम है, सब में 2 लाइक दैट। सोसाइटी एक ही है, रेडियस उनका एक ही है, दैट मीन्स पर्टिकुलरली डिफरेंस आइडियली देखे तो भाई ये फर्स्ट रेडियस वाले हैं और उसके पहले से उसकी पहली रेडियस वाले, ये सेकंड रेडियस, थर्ड रेडियस। तो इनकी कंपैरिजन अगर नजदीक की रेडियस वाले घरों से करे तो देयर इज एनर्जी डिफरेंस, मतलब n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस है। बट इनकी एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो थोड़ी तो होगी, बट वैसे इनकी कंपेयर में, ये इनकी कंपेयर में तो कितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, उतना तो हमेशा इनकी एनर्जी लेवल में डिफरेंस होगा ही नहीं। सो दे आर से यू कैन से सेम एनर्जी लेवल और वेरी 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 मिनिमम एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है। मतलब ये 3 का जो एनर्जी है उसकी कंपेयर में ये जो S है उसकी एनर्जी दोनों, ये मतलब 3 की एनर्जी लेवल तो सेम ही होने वाली है, एग्जैक्टली सेम होने वाली है, एग्जैक्टली सेम। ओके, और इसका जैसे समझो 3 का एनर्जी लेवल है 100 और इसका एनर्जी लेवल है क्या 99। डन। और ये सब है n इज इक्वल टू 2 पे और n इज इक्वल टू 1। अरे भाई वो तो केस ही अलग है, ये 99 और 100 है और वो तो 80 है, तो बात ही मत करो आप। 80 का क्या कंपेयर करें हम 99 से या 100 से? अभी यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं कहां पे, 99 और 100 में। तो देयर इज वेरी 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 लेस एनर्जी लेवल डिफरेंस। तो होगा क्या, ये लोग मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। एक दूसरे के साथ मिल गए, ये मिलने को ही बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, मिल गए ये लोग। तो ये एक रूम वाला था और ये 3 रूम वाले थे, ये दोनों मतलब आसपास में ही थे, ये 1 रूम वाला, ये 3 रूम। बोले हम दोनों के घर के बीच की जो दीवार है वो तोड़ देते हैं। ओके, और पूरे का एक ही घर बना देते हैं, 4 रूम हो जाएंगे, हम एक ही घर में 8 लोग रहेंगे वैसे। तो अब ये लोग क्या हो गए, मिक्स हो गए। और मिक्स होने के बाद पहले तो थोड़ा भी एनर्जी, इसका नाम S था, इसका नाम P था, नाम भी अलग अलग था, लेकिन अब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन के बाद सबका नाम भी एक, सबका एनर्जी लेवल भी एक, सबका उसका जो पर्टिकुलरली से एनर्जी लेवल, नाम, सब कुछ क्या हो गया, सेम हो गया। उनकी साइज, मतलब जो एंगल बनेंगे, साइज इन द सेंस उनका जो शेप बनेगा पर्टिकुलरली, वो हाइब्रिडाइजेशन से, वो अगर वैलेंस शेल में जो वो पर्टिकुलर इन्वॉल्व होंगे, वो S P PX PY PZ, वो जो शेप बनेगा, वो आगे हम देखने वाले, वो जो शेप बनेगा दैट विल बी डिफरेंट। मतलब वो अगर इन्वॉल्व है तो सबका सेम, एनर्जी लेवल भी सेम, नाम भी सेम, सबका सेम। तो एनर्जी लेवल सबका सेम हो गया, नाम सबका क्या हो गया है, मतलब हुआ क्या, अब मैं तुम्हें यहां पे बता देता हूं क्या हुआ है कि इसने ये सब सेम हो गए, एनर्जी लेवल सेम हो गया, इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम हो गया, सब कुछ। तो यहां पर जो 2 थे वो 2 का क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, वो 2 का हो गया 1 और दूसरा जो 1 था वो यहां चला गया। ये कब जा सकता है, जब एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम हो, जो इनके बीच में बहुत कम था। इसलिए जैसे मैंने पहले बताया 3S वाला और इनके बीच में कुछ नहीं लेना देना, और 1S के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है। तो एक्साइटेड स्टेट में, मतलब तुम एक्साइटेड स्टेट में हो और तुम यहां से ऐसे अपने छत पे जाके ऐसे चॉकलेट उछाल रहे हो, ओके, एक्साइट हो गए हो तुम, मेरी बर्थडे है, खाओ तुम चॉकलेट खाओ। ओके, तो ये चॉकलेट्स कहां कहां जाएगी भाई, तुम्हारे नेबर्स के पास ही जाएगी, दूसरी सोसाइटी में थोड़ी जाने वाली है इतना जोर से तो उछालोगे नहीं। ओके, तो ये एक्सचेंज कहां होगा, नजदीक में ही होगा। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन भी कहां होगा, जब नजदीक एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत कम है तब होगा। ओके, तो अब हुआ क्या कि ये लोगों ने सेम साइज कर दी, सेम शेप कर दिया। सो यहां का एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पर। तो ये सबका एनर्जी लेवल सेम, ये सबका नाम भी सेम। नाम क्या हो जाएगा, अब ये S नहीं रहा,
अब ये लोग पी एक्स पी वाई पी जेड भी नहीं रहे, सबका नाम सेम हो गया। क्या एक एस हाई है, एक एस थी और 3 पी थे, तो इनका नाम हो गया sp3। इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3 और इसका नाम भी sp3। सबका नाम क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट। ओके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट। वैसे ही अगर 3 इन्वॉल्व नहीं है और 2 ही इन्वॉल्व है तो हम क्या बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, और जो ऑर्बिट अंदर इन्वॉल्व है उनको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट। डन। और अगर एक ही है, मतलब एनर्जी लेवल का डिफरेंस अंदर एक ही है, पी एक्स में ही है, वाई और जेड में कुछ है ही नहीं, और यहां पर 2 है, लाइक दैट वहां पे कुछ हुआ, सो एक पी और एक एस, तो वहां पर भी आएगा से sp हाइब्रिडाइजेशन। इतना हमें पढ़ना है 11th और 12th में। क्या sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डन। जब वापस आएगा तब वापस हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तक ये समझ में आ गया। सो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अब दोनों में समझ में आ गया क्या डिफरेंस है। ये लोग अब अलग है, ये सी और ये सी में क्या डिफरेंस है पता चल गया। यहाँ पे जो ऑर्बिट्स है वो है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट है, और ये लोग तो अलग ही, जो था वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये समझ में आया? ओके। अब होता क्या है कि से ये मेरा कार्बन है। डन। सो ऐसा बोल रहे हैं वही साइंटिस्ट क्या कि दे विल अरेंज इन अ सेम प्लेन, ओके, एंड से इन प्लेन से जस्ट लाइक हम जो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, इन दैट सेंस वो लोग एडजस्ट हो जाते हैं लाइक दिस। अब हुआ क्या, जैसे हम बना रहे हैं क्या CH4, ओके, CH4 बना रहे हैं, तो सपोज यहां समझो C है। अब ये अपनी चारों की चारों जो उसकी बॉन्ड है, ओके, वो 4 कॉर्नर में दे देगा। ओके, सो यहां एक कॉर्नर में दे दिया, से यहां से ऐसे, यहां भी कॉर्नर में ऐसे, ये कॉर्नर में और ये कॉर्नर में। डन। अब होगा क्या, H4 है, कार्बन की कितनी थी 1 2 3 4, तो हम 4 ड्रॉ कर देते हैं। देखो से ये 1 ये 2 3 4, 4 ड्रॉ कर दी। ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां के है, यहां के है, और ये 4 कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। डन। ओके, अब हाइड्रोजन देने हैं, तो हाइड्रोजन आ जाएगा, थोड़ा ले लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां पर भी हाइड्रोजन आ गया, यहां पर भी हाइड्रोजन आ गया, और यहां पर भी हाइड्रोजन आ गया। उनके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ये है हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, एंड दे विल मेक बॉन्ड्स। तो ये है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। डन। समझ में आ गया, ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्या है ये, इसका शेप, ये है इसका शेप, मतलब मीथेन हो, और अगर कार्बन के आसपास अगर 4 हाइड्रोजन अगर ज्वाइन हो जाए तो ये बनता है मीथेन का शेप। तो भाई इसमें VSEPR कहां पे आया, तो यहाँ पे VSEPR डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ सेम ही है। सेम ही है मतलब क्या, अभी बताता हूं। देखो, जैसे कि 2 टाइप के पेयर्स होते हैं, ओके, कौन कौन से पेयर्स होते हैं, एक होते हैं LP, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे होते हैं BP, दैट इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से है, श्योर, ये वाले सारे के सारे, राइट। तो ये सारे जो पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, दे आर दी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके।
और कई बार ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे जैसे कि एमोनिया। ओके, तो उसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, बॉन्ड होगा तभी तो बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड, बट साथ साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो देयर। ओके, सो ये जो रिपल्जन की बात कर रहे हैं, यहां पर कोई रिपल्जन नहीं होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन करेगा, ये सेट, और यहां पर भी है तो यहां पर भी, तो कुछ रिपल्जन होगा नहीं, मतलब होगा तो भी नेट रिपल्जन कितना हो जाएगा, सी। यहाँ है, ये दोनों के बीच में हुआ, थोड़ा ऐसा हुआ, ये दोनों भी है ही, तो थोड़ा वापस ऐसा हो जाएगा, तो नेट रिपल्जन क्या, जीरो, कोई रिपल्जन नहीं होगा, मतलब जैसा शेप है वैसा ही रहेगा, लाइक दैट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, पक्का। तो ये पता चल गया लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो जो हम रिपल्जन की बात कर रहे हैं, वो किसके लिए बात कर रहे हैं, जो VSEPR थियरी की बात कर रहे हैं, वो किसके लिए बात कर रहे हैं, लोन पेयर। अगेन बता रहा हूं, इट्स नॉट दैट बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्जन नहीं होता है भाई, यहां पे नलीफाई हो जाएगा। ओके, नलीफाई कब नहीं होगा, जब दोनों इन्वॉल्व है, एलपी भी है, लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है, तब नलीफाई होगा नहीं। उसका एग्जांपल अभी देखेंगे, लेकिन तुम अंदर बिठा ना लो कि भाई हमारी थियरी सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर के लिए है, नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड। अब हम आगे देखते हैं बॉन्ड पेयर भी जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा वो। सो नाउ वी विल ड्रॉ से एमोनिया, ग्रीन कलर, एमोनिया NH3, उसमें N की बात करते हैं, N मतलब 7, तो बोलो जल्दी जल्दी, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। डन। यहां पर तो हो गए 7, देखो 1s2 2s2 2px 2py 2pz। डन। तो इसमें तो हमें हाइब्रिडाइज करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसमें भी करना हो तो हो सकता है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। ओके, देखो कुछ छूट तो नहीं गया, ये हमने देख लिया, हाँ देखो अच्छा हुआ देख लिया, सिर्फ एक चीज, छोटी सी चीज छूट गई है, क्या कि हमने देखा था जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाता है, 109.5 डिग्री। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तब एंगल कितना हो जाता है, 109.5 डिग्री। एक्चुअली में मैंने तुम्हें बताया था कि पहले क्या था, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, लेकिन उसको मिनट को भी साथ में ही गिन लेना हो तो हम क्या बोलेंगे, 109.5 डिग्री। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पर ये जो एंगल है वो कम होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपल्जन हुआ ही नहीं। ओके, डन, समझ में आ गया। ओके, सो अब हम बात करते हैं एमोनिया की। तो एमोनिया में क्या होगा, अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो भी यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा, कौन से हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, तीनों 3 p आएगी, एक भी छूटेगी नहीं क्योंकि सब में ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डन, समझ में आया। अब इसमें क्या होगा, तो देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास समझो ये रहा नाइट्रोजन। डन। ओके, से ये ऐसा सिंपल पहले बता देता हूं सो इजीली समझ में आ जाए। ऐसे ही बॉन्ड बनाते थे हम। ओके, कितने, लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है, क्या से यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नाइट्रोजन के कंप्लीट करने हो तो यहाँ पर हो गए 7 एंड 8। डन। हाइड्रोजन के तो सब एक ही है, तो हो गया सब कुछ। डन। ओके, नाउ
हम क्या बात कर रहे हैं, अब देखो ये जो बॉन्डिंग में है वो कौन से है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक पेयर, दूसरी पेयर, तीसरी पेयर, और ये दो जो है वो कौन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। VSEPR थियरी में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस, वो लोग ज्यादा स्पेस रोकते हैं। मतलब इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये भी दो ही इलेक्ट्रॉन है और ये भी दो ही इलेक्ट्रॉन है, बट इनकी कंपेयर में जो लोन पेयर है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अंडरस्टूड, ये पॉइंट याद रखना। ओके, सो ये मतलब यहां पर देखो कैसे शेप बनता है, ऐसे ये ऐसे, ये आ गया इतने में, लेकिन यहां पर भी ऐसे ये गोल कर दो तो भी हो जाएगा, लेकिन they will occupy say more space compared to this. ओके, ये बात याद रखना कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस कंपेयर टू दी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी ऐसा है, ओके डन, ये हमारा है। अब इसमें भी क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये बीच का एंगल, ये दिस एंगल और इनके बीच का भी एंगल, कोई भी एंगल ले लो, ये एंगल कितना होना चाहिए, अगेन 109.5 डिग्री। लेकिन अब आ जाता है VSEPR थियरम, क्या कि जो हमारा CH4 था उसमें तो लोन पेयर था ही नहीं, सारे के सारे कौन थे, बॉन्ड पेयर्स थे, और यहां पर क्या है, हमारा लोन पेयर भी आ गया है। क्या करता है ये लोन पेयर, रिपल्शन, VSEPR। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल रिपल, ओके, तो वो रिपल्शन करेगा दोनों साइड, तो यहां से वो रिपल्शन इस साइड भी करेगा और यहां से रिपल्शन, ये मतलब ऐसे है, तो ऊपर से दोनों साइड रिपल्शन हो रहा है, तो ऐसे हो गया। तो एक्चुअल में अब क्या होगा, ये हमारा नाइट्रोजन है, अब यहां पर हो गया है से ये हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, डन। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो दोनों के बीच का एंगल है वो हो जाता है से 107 डिग्री, कम हो गया। ये क्यों कम हुआ, ये रिपल्शन की वजह से कम हुआ। तो अगर यहां पर अगर मैं शेप देखूं तो ये शेप सपोज ऐसे है, क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्वाड्रिलेटरली बनाना है हम, मतलब बनेगा, बनाना है मतलब बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब वैसे ही क्वाड्रिलेटरल यहां बनाओ, सो इसका शेप और ये क्वाड्रिलेटरल का शेप पता चल गया डिफरेंट है, दैट इज द थियरी। क्या, इट विल गिव आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द कंपाउंड, ओके, वो ये रिपल्शन की वजह से उनका शेप चेंज हो जाता है भाई, 109.5 डिग्री नहीं रहता, 107 हो गया। H2O लेंगे तो हमने पहले भी देखा है 104.5 बहुत ज्यादा रिपल्शन करता है, ओके। सो ये जो रिपल्शन कर रहा है, ये क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता चलता था, नहीं पता चलता। अंडरस्टूड, समझ में आया, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमें पता चलता नहीं था, और वो ही हमें पता चला किससे, VSEPR थियरी से। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया। तो ये है हमारा NH3, दिशा साइकिल अंदर रखी, लेके नहीं आई, अच्छा बाहर रखी, अच्छा हाँ, ओके। सो ये समझ में आ गया, यहां पर शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। अंडरस्टूड, ओके। तो वो क्या रहा है, वैसे ही हम अभी H2O का देखें तो उसमें भी ये चेंज आ जाएगा। तो यहां पर शेप की इंफॉर्मेशन मिली। दूसरा, एनर्जी और स्टेबिलिटी की भी इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है। जैसे कि ऐसा समझो सिंपली, एक कार्बन का कोई भी लेटाइस है, बहुत ही कार्बन कंपाउंड का कोई बहुत ही हार्ड स्टोन जैसा लेटाइस है, ओके, और एक से चीज है, अमूल चीज का ब्लॉक है, और वही साइज का कार्बन का लेटाइस वाला कोई स्टोन है,
अमूल चीज का ब्लॉक है और यहाँ पे चीज का बटर का वॉटएवर, और यहाँ पर वो कार्बन का स्टोन, कंपाउंड का स्टोन है। किसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? स्टोन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी। बहुत ज्यादा मत सोचो, ये सब में बहुत डीपली नहीं सोचना है। ओके, तो स्टोन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, क्यों? क्योंकि उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है। मतलब जब वो कनेक्ट हुआ, जब ये कार्बन कंपाउंड, सपोज कोई भी कंपाउंड बना, कार्बन का ये जो कंपाउंड था स्टोन का, वो जब बना तब एनर्जी रिलीज होगी ही, और वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो बहुत ज्यादा थी, जिसको हमने लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी नाम दिया, वो बहुत ज्यादा थी। और ये जो चीज क्यूब और से चीज ब्लॉक बना हुआ है, वो जब बना था तब भी एनर्जी रिलीज हुई थी, बट कंपेयर टू दिस ये तो नेग्लिजिबल एनर्जी है। तो जब तोड़ने की बात आएगी तो ये नेग्लिजिबल जैसी है एनर्जी में टूट जाएगा, और इसको जितनी एनर्जी मिली थी उतनी एनर्जी वापस देंगे तब जाके ये टूटेगा। समझ में आया? तो स्टेबिलिटी का भी पता चलता है। किसका पता चलता है? स्टेबिलिटी का। किससे पता चला? लैटिस एंथैल्पी से पता चला। लैटिस एंथैल्पी की भी बात लुईस में थी नहीं, लिमिटेशंस ऑफ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लैटिस एंथैल्पी की भी बात उसमें नहीं थी। अंडरस्टूड? तो शेप का पता चला, एनर्जी का पता चला, और एनर्जी के बेस पे स्टेबिलिटी का भी पता चल जाता है। दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, अमूल चीज या कार्बन का कंपाउंड का स्टोन? कार्बन कंपाउंड का स्टोन ज्यादा स्टेबल है, वो क्योंकि टूटेगा नहीं ना इजीली, तो ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो स्टेबिलिटी का पता चला, और से एनर्जी का पता चला, एंड शेप का भी पता चल गया VSEPR से। जो लिमिटेशंस थी सारी की सारी किसकी? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और लुईस का जो उसने जो कंसेप्ट दिया था, ऑक्टेट रूल दिया था, उस। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके बीच में बन रहा है क्या? 107 डिग्री। वैसे ही तुम बना सकते हो किसका? H2O का। ओके, सो H2O में भी अगर तुम बनाओ ऑक्सीजन 1s2 2s2 2px 2py 2pz, तो 2 2 1 1 1, तो कितने हुए? 7, और यहाँ पे हो जाएंगे 2। डन। ओके, यहाँ पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये जो ऑक्सीजन है उस पे भी लोन पेयर है। सो H2 अगर हम बनाए तो ये है हमारा H और ये है हमारा H। हम पहले ऑलरेडी बहुत बार बना चुके हैं ये। ओके, तो ये 4 है, तो यहाँ पर क्या है? और ऐसे बनाया था ना? ओके, बिल्ली जैसा। ओके, 1 2 1 2, तो ये हो गए 4 और ये हो गए 4 8। अब यहाँ पर क्या होगा? लोन पेयर है और ये क्या है? बॉन्ड पेयर। अब उनकी स्ट्रेंथ की भी बात कर लो। देखो, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन लगता, फोर्स लगता है। याद रख लेना, उसका मीनिंग ये नहीं है बॉन्ड पेयर। ये लोग बॉन्ड पेयर से ही जुड़े हुए हैं ना, कि ये लोग एक दूसरे को रिपल नहीं करेंगे। बॉन्ड पेयर वाले भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट कंपेयर टू लोन पेयर नहीं। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में लगेगा? लोन पेयर के बीच में। देन उसके बाद ओके, ये ऐसे अपर देन, ग्रेटर देन नहीं, अपर देन। सो लोन पेयर के बीच में ज्यादा लगेगा। उससे कम किसके बीच में लगेगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन लगेगा, वो उससे भी कम लगेगा। और उससे भी कम किस में लगेगा? बॉन्ड पेयर के बीच में। मतलब अच्छे से लिख लेना, लोन पेयर, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीच में भी रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी होता है, और लोन पेयर के बीच में भी होता है। बट सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका होगा? मतलब सब लोग ही अगर रिपल्शन करेंगे तो वापस नलीफाई हो जाएगा ना, कार्बन जैसे, मतलब मीथेन जैसे, CH4 जैसे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? मीथेन में क्या था? सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, तो सभी बीपी सभी बॉन्ड पेयर ही थे, एक भी लोन पेयर नहीं था। नहीं तो हम ऐसे कंपेयर करते या यहां पर भी कंपेयर कर सकते थे, लेकिन एक भी लोन पेयर था ही नहीं। या फिर एमोनिया का केस देखा तो एमोनिया में दोनों थे, लोन पेयर भी थे और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी थे। तो अगर ये लोग ज्यादा है तो ये लोग ही दूसरे को ऐसे
बंद कर देंगे। ओके, अगर दूसरे ज्यादा है, मतलब यहां देखो ये है बॉन्ड पेयर और यहां पर कितने हैं लोन पेयर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है लोन पेयर में और 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बॉन्ड पेयर में। अब कौन पावरफुल? लोन पेयर पावरफुल। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि सर ये लोग ही क्यों ऐसे सिकुड़ रहे हैं, ऐसे है तो ये दोनों भी बॉन्ड पेयर भी इनको फोर्स लगा दे रिपल्जन, तो ये जो ऊपर वाले ये दो हाथ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो ऊपर वाले हैं वो लोग क्यों ऐसे नहीं हो जाते, तो उनके बीच का एंगल कम हो जाए, अभी उनके बीच का एंगल ज्यादा है ऐसे है। ओके, तो उनका एंगल ऐसे कम क्यों नहीं हो जाता? ड्यू टू जो नीचे वाले दो हैं उनकी वजह से नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि उनका रिपल्जन फोर्स इनके रिपल्जन फोर्स से कम है। ओके, तो इसीलिए ये दो ऊपर है और ये दोनों नीचे है, तो वो जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले को दबा देंगे और उनका एंगल कम कर देंगे। अंडरस्टूड? तो ये याद रख लेना, सीरीज मतलब एनर्जी लेवल। तो अब इसमें क्या होगा, ये दोनों ऐसे ऐसे पुश कर देंगे ऐसे। ओके, तो ये ऑक्सीजन अब होगा क्या कि ये जो है ऐसे हाइड्रोजन यहाँ आ गया और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ सपोज आ गया और ये लोग तो फैल गए, जितने थे उससे भी ज्यादा फैल गए। क्यों भाई? वो लोग पावरफुल लोग फैल जाते हैं। ओके ओके, तो ये जो एंगल था वो होना चाहिए था 109.5 डिग्री, लेकिन होता नहीं है और हो जाता है 104.5 डिग्री। देन तो अगर वो पैरेललोग्राम जो मीथेन में ड्रॉ किया था वैसे ही ऐसे पैरेललोग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। तो कैसा है? ऐसा है, ट्रेपेजियम बन गया पैरेललोग्राम से। समझ में आया? ये बनना चाहिए था लेकिन ऐसा ना बन के ऐसे बेंड कर दिया एंगल, बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो अब क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम थोड़ी है, ये तो ट्रेपेजियम बन गया। दोनों क्वाड्रिलेटरल है, बट ड्यू टू दी VSEPR देयर शेप इज चेंज। उनका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके, सो दिस इज अबाउट दी H2O जो हो गया है 104. हाँ, और एक ही देखना है, सिर्फ एक, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। वैसे ही से BF3 है, PCl5 है, उनका स्ट्रक्चर भी हमें देखना है। दैट वी विल सी मे बी इन नेक्स्ट लेक्चर, आई डोंट नो। कल फिर वही डिस्कस आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मैथ्स का लेक्चर है, बट वही इफ आई कीप द क्लास आओगे तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कोई बायोलॉजी है नहीं तो वो तुम आज रात तक मुझे बता दो, तो फिर मैं सुबह मैसेज कर दूंगा कि मैथ्स का क्लास है या केमिस्ट्री। डन? ओके, हाँ, कोई डाउट? नहीं सर, बायो का कल करना है, कल 6 मैंने भी रखा है कि फ्राइडे सैटरडे